रामायण है हमको जीने का तरीका सिखाती है जी। हमारी जो महाभारत है वो हमको मरने का तरीका सिखाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने गांव में हूं और मेरे साथ हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी और भारतीय सेना के पूर्व नायक जो ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर होकर हमारे गांव में बसे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ आज थोड़ा सा इनका परिचय और इनके साथ गुफ्तगू करूं और इनके अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। पंतोला जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बीडी पंतोला, मूल निवास ग्राम पंतोली, पोस्ट जोशुड़ा, जिला नैनीताल। मैं सन 1942 में पैदा हुआ। जी। तो उस टाइम पर अंग्रेजों का राज था। हमको तो मालूम नहीं था कि भाई अंग्रेजों का राज क्या होता है, लेकिन इतना जरूर था कि जब हम स्कूल चले गए थे तो प्रभात फेरियां होती थी उन दिनों स्कूल में, और बोलते थे कि हमारा देश आजाद हो गया है। तब हमारी उम्र कोई 5-6 साल की थी। जी। अब बचपन की बात मैं आपको बताऊं तो बचपन हमारा बहुत ही कठिन था। हम तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के प्राइमरी में पढ़ते थे। विषय हमारे 3 ही होते थे, हिंदी, भाषा और सामाजिक विज्ञान। रुद्रपुर में ही भर्ती हो रही थी, बोला आर्मी एजुकेशन में डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार भर्ती हो रहे हैं, कोई जाना चाहता है, तो मैं उसमें चला गया। और साहब मैं उस सेना को प्रणाम करता हूँ। वहां जाने के बाद मेरे घर की स्थिति बिल्कुल दाल रोटी वाली हो गई। छोटे भाइयों ने भी पढ़ लिया, नंबर 2 वाले ने बीटीसी करके अध्यापक हो गया, नंबर 3 वाले ने एमएससी बीएड किया, वो भी अध्यापक हो गया। नंबर 4 को मैं अपने साथ फौज में ले गया और वो सिग्नल बॉय से आज ऑनरी कैप्टन, वो भी रिटायर है। और नंबर 5 किस्मत से वो एमएससी एग्रीकल्चर पंतनगर से किया था, लेकिन वो उसने हमको पसंद नहीं किया, वो लापता है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। अब रहा बात फौज की। फौज में साहब मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि लोग कहते हैं बहुत कुछ होता है, एक ही चीज होती है, वो है रोटी। हमको रोटी, कपड़ा और मकान फौज ने दे दिया। मुझे उस टाइम पर 250 रुपया पर मंथ मिलता था। ये है 1964 की बात। जो 250 रुपये में से सिर्फ मैं 10 रुपये खर्च करता था। 240 में घर में भाइयों की पढ़ाई और राशन के लिए देता था। बहुत अच्छा। अब वो समय ऐसा था कि किसी से 10 रुपये मिल गए तो आप समझ लो कि भाई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी मदद हो गई, बहुत बड़ी मदद हो गई, बहुत बड़ी मदद हो गई। और समाज में बड़ी एकता थी साहब। मैंने वो समय देखा उस समाज में, जब किसी के बेटी की शादी होती थी तो 6 महीने पहले उसकी शादी के लिए पूरा गांव बंदोबस्त करता था। उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको मैं, अगर उसके पास अरबी होगी तो वो अरबी रख देगा, उसकी बेटी की शादी है। अगर उसके पास प्रेजेंटली दूध, दही, घी है तो 1 हफ्ते का कम से कम उस आदमी को वो शादी में जरूर दे देगा। ऐसा हमने समय देखा। आज उसी जगह में लाल कुआं डेयरी से थैली वाला दूध जा रहा है। और इस काम में हमारी भौतिक उन्नति तो जरूर हुई, लेकिन उस भौतिक उन्नति में हम सब ने जो है ये जो श्रम का महत्व खत्म कर दिया। कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। गाय बच्चियों का गोबर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गौ सेवा का कोई भाव नहीं है। गांव बंजर पड़ा हुआ है। वो मैं 1982 में इधर आया। कितने साल की सर्विस आपने सेना में की? कि आपने सेवा, कितनी सेवा दी आपने, कितने साल? मैं साहब 32 साल 23 दिन। अच्छा जी, 32 साल। हाँ। तो उसके बाद आपने ये निर्णय कैसे लिया कि आपको हल्द्वानी में बसना है, आपको पहाड़ आप नहीं बसने का ये कैसा? इसके 2 ही कारण थे साहब। देखो, एक तो हमारे यहाँ शिक्षा के लिए मैंने 15 किलोमीटर दूर जाकर के डेरा बना के शिक्षा पाई जी। उसको हमने दूर करना था। मेरे यहाँ दवाई के नाम पर मैंने अपने घर में दवाई के नाम पर ये सीखा था। आपको उदाहरण देता हूँ, चोट लग गई तो फटकरी का इस्तेमाल करना जी। अगर खून आ गया तो संदूर का इस्तेमाल करना। अच्छा। तो हमें अस्पताल हमारे यहाँ कोई पता नहीं था। और इंटर कॉलेज
एक हमारे इलाके में था जो अगर हम उसको व्रत वाले में लें तो कम से कम 30 किलोमीटर एरिया में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, वही तो इंटर कहने का मतलब है कि आपने चिकित्सा और स्वास्थ्य को देखते हुए आपने यहाँ पे बसने का किया। हाँ। तो अभी आप गांव आपका जाते हैं, आपका गांव अभी भी आबाद है या वो छूटा है, जैसे पलायन अभी पहाड़ों है पर है? क्योंकि गांव में पानी लगता है इसलिए एक भाई है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे आगे क्या करेंगे ये नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कर सकता कि उसके बाद की पीढ़ी वहां रहेगी या नहीं रहेगी, ये बड़ा मुश्किल है। जी जी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो भी चाहती है सुविधा। जी। हाँ। अभी आज मैं एक और आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप तो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, गांव में काफी आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो जो आज की संस्कृति है, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, मैं देख रहा हूँ सिर्फ स्टेज में या वीडियो में या मंचों पर ही उसका मंचन हो रहा है। तो ये इसको बचाने के लिए या इस संस्कृति को कितना हमारा इसका दोहन हो रहा है, इसमें आपका क्या विचार है? देखो साहब, संस्कृति की बात आई, होली पूरे गांव में जोर शोर से होती थी। ये मैं धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं ने उसको थोड़ा बचाए रखा है। पुरुष के पास टाइम नहीं है, रात को 1-2 घंटा वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं जी। भौतिकवादी संसार, इस भौतिकवादी संस्कृति ने हमारी कंप्लीट संस्कृति को जो है दबा दिया है। हमको पैसा चाहिए, कैसे चाहिए उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि पैसा चाहिए तो यार कुछ और भी सोचें, कुछ धर्म की बात करें, कर्मकांड की बात करें। यदि कोई कर्मकांड कर भी आया तो उसमें दिखावा ज्यादा है, आध्यात्मिकता कम है। भौतिकता इतनी ज्यादा हो गई है कि सबको अच्छा चाहिए, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे यहाँ गांव में नामकरण होगा, उसके लिए वेटर बुलाए जाते हैं। कोई ये नहीं समझ रहा है कि हम दूषित भोजन खा रहे हैं। हम साहब 100% दूषित भोजन खा रहे हैं। वो रोटी बनाने वाला बीड़ी भी पी रहा है, वो तंबाकू भी खा रहा है, वो चखता भी है हाथ में, उस हाथ को धोता नहीं है। हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में होता था, चलो भाई आज फूलदेही आ गई है, इस बच्चे मनाए, बच्चों को अब वो बच्चे भूल रहे। हमारे यहाँ ये होता था भाई गौरी पूजा हो रहा है, अष्टमी हो रही है, गौरी पूजा करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे, वो भी टूट रहा है। और नई चीजें एकदम पकड़ रहे हैं लोग, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी को छोड़ रहे हैं। हाँ, एकदम पकड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे, बोला करवा चौथ। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में कोई करवा चौथ नहीं जानता था जी। अब नई पीढ़ी करवा चौथ कर रही है, छठ मना रहे हैं, छठ भी शुरू होगी साहब जी। छठ भी अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों को भूल के दूसरे जो त्योहार है। आदत। अब हमारे यहाँ मंदिर में भंडारा हो रहा है तो बाहर से पकाने वाला आ रहा है। बताइए आप, हम कितने काम करने वाले अकर्मण्य हो गए हैं कि हमारे भंडारे के लिए हम अपने भगवान को साल में एक बार अपने हाथ से प्रसाद बना के नहीं खिला सक रहे जी जी। और कहीं न कहीं इस काम में थोड़ा बहुत हमारी सरकार ने भी इतना ज्यादा सुविधा दे दी है, इतना ज्यादा फ्री चीज दे दी है कि लोग काम करने को तैयार नहीं है। और मुफ्त का राशन, हमारी गरीबी तो जरूर घट रही है लेकिन आलस्य पड़ना आ रहा है, लोग काम करने के लिए नहीं आ रहे। मैं खुद अपने व्यक्तिगत कहता हूं, मैंने गरीबी का राशन ये गरीब लोग बेच रहे हैं उसको ला करके मैं पशुओं को खिला रहा हूं, क्योंकि वो गरीबी का राशन मुफ्त का ला रहे हैं, हमें 15 रुपया 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, हम उसको जो है गाय को खिला रहे हैं। इस बात पे सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो बिल्कुल साहब, वाकई जो जरूरतमंद है उनके पास अनाज पहुंच रहा है या कोई भी लेके उसको बाहर बेच रहा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। ये अभी जो आपने समय देखा है और आज इतना भौतिकता की ओर समय चला गया, इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है कि आज का समय ठीक है या पहले का समय ठीक था? देखिए साहब, भौतिकता के हिसाब से आज का समय ठीक है, दाल रोटी के लिए समय बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन सुविधाएं हैं काफी हो गई हैं। सामाजिकता और अपने समाज से मिलना जुलना, अपने परिवार से मिलना जुलना, ये बिल्कुल कम हो गया है। मैं और आपको कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि हमारी जो महिला समाज थी वो बहुत पीछे थी जी, उसको बहुत आगे किया, ये बहुत आगे किया, अच्छा महिला किया। सशक्तिकरण। अगर मेरी आवाज आगे को आप ले जाना चाहें तो सरकार तक ये जरूर पहुंचाएं कि भाई आप गरीबों को मदद करो,
लेकिन उनके हाथ पांव मत बांध दो कि वो काम ही न करें। जरूर जरूर जरूर। तो एक और इसके बाद एक नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश, आप 2 शब्दों में क्या देना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इनको क्या करना चाहिए, वो आप संदेश एक दीजिए अंत में। हम नई पीढ़ी को यही कहेंगे कि हमारी जो रामायण है हमको जीने का तरीका सिखाती है जी। हमारी जो महाभारत है वो हमको मरने का तरीका सिखाती है। तो जीने का तरीका और मरने का तरीका सीखने के लिए हमारे बच्चों को रामायण, रामचरितमानस और गीता का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे पास कैसी कैसी विदुषी नारियां थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद।